नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज बात करेंगे हिंदी भाषा के पेपर के। यहाँ पे हम टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए एग्जाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चयन परीक्षा के लिए। ये 30 प्रश्न देखिएगा आपके पेपर में। चयन परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पेपर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया लगभग 2024 के एग्जाम में 50% में यह प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के लिए भाषा क्या होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के लिए भाषा साध्य होती है, साधन होती है, उद्देश्य होता है या सीखना आवश्यक होता है। देखिए, कोई भी चीज़ साध्य नहीं हो सकता है। साध्य वो होता है जो इसके बिना कुछ किया नहीं जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के लिए एक साधन का कार्य करती है। साध्य वो होता है जिसे हमें प्राप्त करना होता है। साधन वह होता है जो हमें रास्ते में मदद करता है, कार्य करता है। ठीक है। तो कहीं अगर जाना हो तो अगर बाइक से जा रहे हैं तो बाइक हमारा साधन हो जाएगा। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा को ग्रहण करना है तो भाषा क्या हो जाएगी, एक साधन हो जाएगी, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो साधन है यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, सही हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर, हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करते हैं। सभी को नमस्कार करते हैं, आपके माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। तो एक बार दिल से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि दृश्य शब्द सामग्री कैसी होनी चाहिए। ये चयन परीक्षा में 1 नंबर का आने वाला प्रश्न है। आपको पता है दृश्य शब्द प्रश्न आता ही आता है, A to Z प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो दृश्य शब्द सामग्री कैसी होनी चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो शिक्षण के उद्देश्य के प्राप्त में सहायता दे, सुंदर तथा आकर्षक हो, बालक को विचलित करने वाली हो, बालकों की रुचि बढ़ाने वाली हो। अब कह रहा है कि कैसी सामग्री नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दृश्य शब्द सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, सुंदर और आकर्षक भी हो और बालकों की रुचि बढ़ाने वाली हो, ना कि बालक को विचलित करने वाली। तो बालक को विचलित शब्द कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होना चाहिए। तो दृश्य शब्द सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, बालक को विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी सही होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी शिक्षक बंधुओं का। जायसवाल सर, स्वागत अभिनंदन करते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है। आप सभी लोग ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, आप अच्छे तरीके से जानते समझते हैं कि सृजनात्मक लेखन का अर्थ क्या होता है। किसी ही बात को ज्यों का त्यों दोहरा देना, ज्यों का त्यों। अगर कॉपी कर रहे हैं, अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपका सृजनात्मक क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। प्रश्नों को उत्तर लिखने से कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। अपने अनुभवों को कविता या कथात्मक शैली में लिखना, अपने अनुभव के आधार लिखेंगे तो अपने विचार लिखेंगे, तो यहाँ पे जो क्रिएटिविटी होगी वो यहाँ पे होगा। यानी सृजनात्मक लेखन में क्या सृजनात्मकता का अर्थ होता है क्रिएटिविटी, यानी अपने अनुभवों को कविता कथात्मक शैली में लिख रहे हैं तो ये क्रिएटिविटी कहलाएगी। ठीक है, क्रिएटिव कहलाएगा। इसलिए सृजनात्मक लेखन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपने अनुभवों को कविता तथा कथात्मक शैली में लिखना। सभी लोग समझ रहे अच्छे तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयोगी क्या होता है। सब लोग बताइएगा, अगर कोई भी अर्थ ग्रहण के कौशल को विकास करना है तो इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी लोग बताइएगा। देखिए, अर्थ ग्रहण के कौशल को देखना है तो कहीं ना कहीं अर्थ ग्रहण के कौशल की बात करें तो मौन वाचन, समाचार वाचन, समास वाचन, रस वाचन। तो अर्थ ग्रहण करना तो सबसे ज़्यादा मौन वाचन इंपॉर्टेंट होता है। क्या हो जाएगा, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी हमारा कौन हो जाएगा, सर्वाधिक उपयोगी होता है मौन वाचन। शांतिपूर्ण अगर हम मौन वाचन कर रहे हैं तो उसका अर्थ ग्रहण के कौशल का विकास सबसे बेहतर तरीके से हो जाता है। मौन वाचन याद रखिएगा। अगर अर्थ ग्रहण के कौशल पूछा जाता है तो मौन वाचन अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से खेल विधि नहीं है। देखिए, मॉन्टेसरी खेल विधि है, डाल्टन है, किंडरगार्टन है, लेकिन व्याख्यान विधि आपकी खेल विधि में नहीं होती। ठीक है, क्या क्या आती है खेल विधि की अगर बात करते हो तो मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सारी चीज़ें आती हैं। और मॉन्टेसरी पद्धति एक शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बच्चों के नेतृत्व वाली हाथों से लिखने पर जोर देती है। अगर प्रश्न आए कि मॉन्टेसरी विधि किस पर जोर देती है तो हाथों से लिखे हुए को ज़्यादा जोर देती है, या हाथों से सीखने पर जोर देती है, वह कहलाती है मॉन्टेसरी विधि। ठीक है,
और इसमें इस शैली में क्या है, सम्मान करना, सामाजिक भावात्मक विकास को बढ़ावा देता है, मॉन्टेसरी विधि होती है, व्यवहारिक जीवन कौशल को बढ़ावा देना होता है। और सबसे मूल सिद्धांत क्या होता है मॉन्टेसरी विधि का, बच्चे के प्रति सम्मान होना चाहिए, वातावरण तैयार होना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए, व्यवहारिक जीवन कौशल होना चाहिए, भाषा सामाजिक भावनात्मक विकास होना चाहिए। ये आपके मॉन्टेसरी की विधि के प्रमुख हैं जो एग्जाम में, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अगला प्रश्न भी और भी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट, आइए जानते हैं कि खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। सभी लोग बताइएगा, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? हेनरी कॉल्डवेल कुक, एडम जोनाथन को, या सर वाटसन को, या एडम स्मिथ को? तो सभी लोग जानते हैं जब भी खेल विधि का जिक्र होता है, खेल विधि के प्रचलित करने के श्रेय की बात की जाती है, तो एक ही नाम आता है, कॉल्डवेल कुक की बात करेंगे, हेनरी कॉल्डवेल कुक हो जाता है। हालांकि फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने भी इस विधि का जो है क्या कहते हैं, लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो खेल विधि जिसमें प्लेवे मेथड भी कहा था, अगर खेल विधि के जगह प्लेवे मेथड आता है, प्लेवे शब्द आता है, तो वही चीज़ है, इसमें मेथड कार्य करता है। और एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो बच्चों को खेलने के माध्यम से सीखने में मदद करती है, वह खेल विधि, इसलिए नाम ही इसका खेल विधि है। ठीक है, बच्चे खेल खेल में विभिन्न विषयों व अवधारणाओं को सीखते हैं, खेल विधि है, उनकी समझ रुचि दोनों बढ़ती है, इसलिए खेल विधि से बच्चों को खेलते हैं। और हेनरी कॉल्डवेल कुक को इस खेल विधि का जनक माना गया है। इस विधि को सबसे पहले प्रस्तावित किसने किया? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने ही किया था। बाद में फिर आपके फ्रेडरिक फ्रॉबेल आए जो दुनिया भर में लोकप्रिय इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो समझना है फ्रेडरिक फ्रॉबेल कब आएगा, जब हेनरी कॉल्डवेल कुक ना दिया हो ऑप्शन में, तब आपको फ्रॉबेल में जाना है। अगर हेनरी कॉल्डवेल कुक दिया है तो हेनरी कॉल्डवेल कुक को करना है, इसके बाद ही फ्रॉबेल का नाम आता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को अभी समझ जाइएगा क्योंकि एग्जाम में यही कार्य आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से, या संस्कृत और मगधी अपभ्रंश से हुआ है? देखिए, निम्न में हिंदी भाषा का जन्म अगर संस्कृत भाषा से हुआ है, जो भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन अगर ऑप्शंस को देखकर देखा जाए तो यहाँ पे पाली प्राकृत से हो जाएगा। ठीक है ना, निम्न में से हिंदी भाषा का जन्म खाली स्थान से हुआ है। अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न आता है, जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, कई सारे शब्दों का होता है, और ये बता देता हूँ, ये कहीं ना कहीं काफ़ी टफ क्वेश्चन इसे माना गया है। कहीं अपभ्रंश शब्द दे दिया जाएगा, कहीं कुछ दे दिया जाएगा। यह यूपी पुलिस 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ये फरवरी में जो आपका पेपर हुआ था ना, यूपी पुलिस 2024 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। उसमें संस्कृत, बिहारी, अपभ्रंश, द्रविड़ दिया गया, तो अपभ्रंश को वहाँ पे सही माना गया था। अब आपके अकॉर्डिंग क्या है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताइए सभी लोग। देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन, ये आधुनिक हिंदियाँ कहलाती हैं। क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो पाली प्राकृत जो दिया गया है यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले संस्कृत आएगा, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन आदि। ये सारी सीरीज है, और सीरीज के अकॉर्डिंग ही आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। राग दरबारी कौन है? सभी बताइएगा। राग दरबारी है आधुनिक काल की एक रागनी, एक कविता, एक उपन्यास, एक कहानी। देखिए, राग दरबारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक राग है। इसे मियाँ तानसेन द्वारा रचित माना जाता है और एक मधुर और भारी वातावरण में उत्पन्न करता है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित एक व्यंग्य उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? एक व्यंग्य उपन्यास। और यह उपन्यास, व्यंग्य उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, सभी को फीडबैक करना है। बालक में गुप्त भाषा का प्रयोग किस अवस्था में परिलक्षित होता है? अब देखिए, बालक में कैसी भाषा? गुप्त भाषा का जिक्र। अब ये गुप्त शब्द दे दिया गया है ना, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए केवल दिया गया है। अब देखिए समझिएगा,
गुप्त भाषा शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था, बाल्यावस्था 6 से 12, युवावस्था होता है 18 से 40, किशोरावस्था 12 से 18। अब बताइए गुप्त भाषा का प्रयोग किस अवस्था में परिलक्षित होता है? तो कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं वह आपका किशोरावस्था ही होगा, 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था माना जाता है। पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करे, तो ये तो नहीं होगा। समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करे, उलझाना मुश्किल, ये नेगेटिव शब्द हो जाएंगे। समस्याओं को दूर करने में सफलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण वह होता है जो समस्याओं को दूर करने में क्या करे, सफलता प्रदान करे, उसको ही उपचारात्मक शिक्षण बोले। सभी लोग समझ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक द्वारा अर्जित ज्ञान को क्या बोलेंगे? सभी लोग बताइए। बालक द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यय, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञानात्मक बुद्धि या बोध कहलाएगा। देखिए बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान जिसे बाल विकास के संदर्भ में देखा जाए तो उनकी ज्ञानेंद्रियां सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होती हैं, लेकिन बालक द्वारा अर्जित ज्ञान अगर दिया जाए, बालक द्वारा अर्जित ज्ञान अगर संवेदी पेशी अवस्था में, तो अपने ज्ञानेंद्रियों शारीरिक गतिविधियों को करता है, जैसे ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये सब कर लेता है। अगर स्पर्श जैसे ध्वनि, स्वाद, गंध के कैसे आएगा, संवेदी पेशी अवस्था आएगा, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में आएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है, और मूर्त में क्या करता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है, सोचना प्रारंभ करता है, और औपचारिक में सोचना और समस्या को समाधान करने में सक्षम हो जाता है। तो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान कौन सा कहलाएगा? काफ़ी सरल प्रश्न है, काफ़ी टफ भी है, ये ध्यान रखिएगा। जितना सरल है उतना कठिन भी है, इसीलिए हम समय ले रहे हैं कि आप लोग कमेंट कर पाएँ। अभी भी समय आप सभी के लिए। तो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान कैसा होता है, संज्ञानात्मक होता है, जीन प्याजे जी का कहना है। तो संज्ञानात्मक बुद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न होगा? देखिए उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, विश्वसनीयता वैधता दोनों हो जाएगी, लेकिन अभिक्षमता नहीं होती। अभिक्षमता उत्तम परीक्षण के लिए विशेषता से भिन्न हो जाएगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से प्रेरणा, प्रबलन, हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न। सिद्धांत से हिंदी में 2-3 प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा, हिंदी और संस्कृत में। निम्न में से प्रेरणा, प्रबलन, ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं प्रोफेसर हल, कैप्सन, टायलर, विलियम्स, टेलर। तो हल ने आपने पढ़ा होगा। प्रेरणा, प्रबलन, ह्रास के सिद्धांत के प्रदाता B.F. स्किनर, आपने नाम सुना होगा। लेकिन अगर आ जाए कि प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत को विकसित किसने किया, तो B.F. स्किनर ने विकसित किया है। और प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता अगर पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो हो स्किनर, B.F. स्किनर का नाम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे B.F. स्किनर का नाम नहीं दिया गया है, तो प्रोफेसर हल के नाम को सही कर दिया गया है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? B.F. स्किनर होना चाहिए, क्योंकि प्रबलन प्रबलन ह्रास का संबंध B.F. स्किनर से है, याद रखिएगा। ऐसी गलतियाँ होती हैं एग्जाम में, जो आप सभी को ध्यान देना है, आगामी एग्जाम में आप लोगों को नहीं करना है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है, शक्ति से है, काव्य से है, प्रतिकार से। सभी लोग बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का खाली स्थान से है, बोध, शक्ति, काव्य, प्रतिकार। देखिए प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से होता है। अधिगम का किससे होता है? बोध से होगा, ठीक है, तो बोध वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके गद्यांश की तरफ। हमारा गद्यांश कह रहा है कि चीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का छेद सार्वदेशिक था, और जिस रूप में उपलब्ध हैं उस रूप में उनका
व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। और आप सभी लोग जानते हैं इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं है, किंतु जाति भाषाओं की निष्ठा है। तो भाषा जाति निष्ठा ऐसा कुछ टॉपिक है इस गद्यांश में। आइए इस गद्यांश से प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संस्कृत क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत है। तो संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत है। यहाँ पे ऑप्शन है सार्वदेशिक, मध्यदेशिक, क्षेत्रीय, जिला स्तर तक सीमित। तो यहाँ पे दिया गया क्षेत्र कैसा है, सार्वदेशिक था। क्या दिया गया है, सार्वदेशिक दिया गया है। तो अब ऑप्शन में हम सार्वदेशिक देखेंगे। ऑप्शन ढूंढिए किसमें सार्वदेशिक दिया गया है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है तो सही हो जाएगा। सब कुछ आपके गद्यांश में है, सब कुछ लिखा हुआ है, केवल हमें पढ़ना है, समझना है और फीडबैक करना। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कह रहा है सांस्कृतिक नैरतन्य के लिए अध्ययन अति आवश्यक नहीं है। नेगेटिव पूछा गया है, क्या आवश्यक नहीं होता है। सांस्कृतिक नैरतन्य के लिए क्या आवश्यक नहीं होगा। देखिए संस्कृत आवश्यक होगा, प्राकृत, हिंदी, लेकिन ब्रजभाषा कोई आवश्यकता नहीं। अगर हिंदी, प्राकृत, संस्कृत आ रही है, अति आवश्यक ब्रजभाषा यहाँ पे नहीं होगी सांस्कृतिक नैरतन्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे देखिए लिखा गया है व्याकरणिक ढांचे के अलग होने के अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का ही जिक्र हुआ है। यहाँ पे आपके ब्रजभाषा का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए ब्रजभाषा इसके लिए नहीं होगा। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जाति भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो बंगला। जाति भाषा के रूप में अगर पूछा जाए किस भाषा को प्राप्त है, तो यहाँ पे बंगला हो जाएगा। और बंगला इसलिए होगा क्योंकि आपके यहाँ दिया गया प्रश्न है, किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। क्या है, बांग्ला। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं साथियों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा से है। तो संस्कृत का सीधा संबंध प्राकृत भाषा से है। संस्कृत का सीधा संबंध किससे है, प्राकृत से है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया ना संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश दिया गया ना, तो संस्कृत संबंध सीधे प्राकृत से हो जाएगा। तो काफ़ी बहुत इजली मुझे लगता है गद्यांश पूछा गया है। यहाँ पे सारे प्रश्न भी इजली हैं। गद्यांश के अनुसार कह रहा है शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को अंग नहीं माना जाता। यानी अपभ्रंश साहित्य को कौन कौन सा अंग माना जाता है ये जानना जरूरी है। तो अपभ्रंश साहित्य को सांस्कृतिक, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों को माना जाएगा, लेकिन हिंदी साहित्य को अपभ्रंश का साहित्य नहीं माना। अब देखिए ग्रामर पोर्शन के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कह रहा बार बार में कौन सा समास होगा। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो सभी को पता है वहाँ पे कौन सा समास होगा। चलिए बताइए। तो आप बोलेंगे यहाँ पे द्वंद्व होगा। ठीक है, बार बार में कौन सा समास होगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अब बहुत इजीली प्रश्न है। अगर आपसे बन रहा है तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे बार बार में द्वंद्व होना चाहिए, तो द्वंद्व नहीं हो। यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसमें पहला पद पूर्व पद दोनों अव्यय हों, और वैसा शब्द जो लिंग वचन कारक आदि में बदले नहीं। अब बार बार को किसी लिंग परिवर्तन या वचन से आप नहीं बदल सकते हैं, यानी शब्दों को नहीं बदला जा सकता, वह अव्ययी भाव समास आता है। ठीक है ना। क्या अव्ययी भाव के समास पहला पद क्या होगा, पूर्व पद या पहला पद अव्यय होगा, जो लिंग वचन कारक आदि में नहीं बदले, वह आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
अगला भी देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला कह रहा है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसे क्या कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं जो बहुत से अधिक भाषाओं को जानता हो उसको बहुभाषीविद बोलेंगे, बहुभाषाविद बोल जाएंगे। तो ये सिंपल सा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बहुत इजीली प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। अब कह रहा मुहावरा बताइए। 19-20 का अंतर होना। 19-20 का अंतर होने का मुहावरा का अर्थ हमारा क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। क्या कह रहा है? बहुत 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत कम अंतर होना। इसके बाद आपका काव्यांश दिया गया है कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घर घर में राम है, मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूँ, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई न हो पराया मेरा घर सारा संसार है, कहीं रहे कैसी भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता मनुजत्व है, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी, मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। यही कह रहा है यहाँ पे, कोई नहीं पराया है, मेरा घर सारा संसार है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, मेरा घर पूरा संसार है। यह पंक्ति में ऐसा कुछ उद्धृत किया गया है। अब इस प्रश्न को जाने कि जंगली या जंग लगी जंजीर किसे कहा गया है, तो देश काल को कहा गया है, जो जंग लगी जंजीर के समान है, जहाँ पर जात पात को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मिट रहे हैं। ठीक है, मेरा घर ये पूरा मेरा संसार है। अगला जो प्रश्न है कि कवि ने अपना आराध्य किसे माना है, तो कवि ने अपना आराध्य किसे मान लिया है? आदमी को माना है। कवि ने अपना आराध्य किसे माना है? यहाँ पे देखिए गया कि मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई न हो पराया मेरा घर सारा संसार है। इन्होंने आदमी को ही अपना आराध्य मान लिया। ठीक है। अब कह रहा है अगला, बहुत अच्छा लगता है मुझे पद्यांश पढ़ने में, उसका आंसर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कैसा लगता है जरूर बताइएगा। उनका पढ़ना, अर्थ समझना थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव हो जाता है, एक ठीक है ना, रसा स्वाद अनुसार हो जाता है। रसा स्वाद जब मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो यहाँ पे कह रहा है स्वर्ग या सुख में कौन सा अलंकार होगा? स्वर्ग सा सुख। स्वर्ग सा सुख मतलब उपमा अलंकार किया गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वर्ग सा सुख में अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। कोई डाउट है? अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट है आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला है मनुजत्व में कौन सा प्रत्यय होगा? तो मनुजत्व, तो यहाँ पे त्व प्रत्यय होगा। प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। और उपसर्ग कब लगता है? उपसर्ग शब्द के जो पहले होता है, उपसर्ग पहले लगता है। दोनों चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना आप लोगों को। अगला प्रश्न कह रहा है उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक होगा, तो उचित शीर्षक कोई नहीं पराया। मेरा घर लोग न बोले, कोई नहीं पराया यहाँ पे, क्योंकि उसने किसी को भी पराया नहीं माना। उसने कहा है, क्या कहा है? मेरा घर सारा संसार है, किसी को पराया नहीं माना। जंग लगी जंजीर में विशेषण होगा, तो विशेषण यहाँ पे जंग होगा। विशेषण पद हम कैसे जानेंगे विशेषण? देखिए, विशेषण जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का वर्णन संशोधन करते हैं, उनके गुणों विशेषताओं की मात्रा को संकेत करते हैं। जैसे जंग, जंग बता रहा है कि यह किसको संकेत कर रहा है कि जंग है।
विशेषण वे शब्द होते हैं किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, हमें उसके आकार, रंग, आकृति, संख्या जैसी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। जैसे जंग लगा हुआ है, जंजीर को क्या बताया गया? जंग लगी हुई जंजीर, तो जंग यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा। अगला शब्द ऊपरी उपनिबंध में सकल शब्द का उचित शब्दार्थ कह रहा है, तो सकल का क्या मतलब क्या हो जाएगा? सकल, संपूर्ण। सकल का हो जाएगा उचित शब्दार्थ में संपूर्ण उसे बोला जाता है। अगला प्रश्न, किस वर्ष जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, सभी को बताना है। किस वर्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया है? 16, 18, 20, 12 सभी वर्ष आप लोग गुजर चुके हैं, देख चुके हैं, जीवन जी चुके हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 19 अप्रैल 2016 में लागू किया गया है। अगर डेट पूछी जाए तो 2016 कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक दिव्यांग व्यक्ति पहले था, इसके पहले भी 1995 में था। 1995 में लागू किया गया, तो पहले क्या बोला जाता था? दिव्यांग व्यक्ति बोला जाता था। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, जिसमें समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी मानता था, उसे क्या बोल? दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम पूछा जाए तो 1995 करिएगा, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम तो फिर 2016, दोनों चीज़ें। तो हिंदी का पेपर हमने सॉल्व किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। डेली क्लास को अटेंड कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी इस प्रकार कीजिए कि चयन परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो सके, आपके माता पिता का सपना साकार हो सके। तो चलिए मिलते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, विजिट कीजिए, चेक कीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।